जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। MS-60R हेलीकॉप्टर्स के सपोर्ट पैकेज के लिए यूएस के साथ साइन किया कॉन्ट्रैक्ट। कैट्स वॉरियर भरेगा अपनी पहली उड़ान 2027 में। तेजस अभी भी दुनिया का सबसे सेफेस्ट फाइटर जेट। जानिए क्या है आर्मेनिया के साथ तेजस की डील के कैंसिल होने वाला सच। और एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को मिला मेजर पावर का स्टेटस। आज भारतीय रक्षा मंत्रालय ने यूएस गवर्नमेंट के साथ औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना के MH-60R हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट के सस्टेनमेंट सपोर्ट के लिए लेटर्स ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस यानी कि LOAs को साइन किया है, जिसकी वैल्यू है 7,995 करोड़ रुपीस। और ये LOAs यूएस गवर्नमेंट के फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम के तहत साइन किए गए। बाकी आसान से शब्दों में आपको समझा देते हैं कि जो LOA साइन हुआ है तो इसके तहत एक्चुअल में होने क्या वाला है। तो एक लाइन में कहा जाए तो जो यूएस है वो भारतीय नौसेना के MH-60R हेलीकॉप्टर्स की जो फ्लीट है उसके लिए फुल सर्विस मेंटेनेंस और सपोर्ट पैकेज प्रोवाइड करेगा, जिसमें इसके स्पेयर पार्ट्स, रिपेयर टूल्स, इक्विपमेंट, टेक्निकल हेल्प, ट्रबल शूटिंग, इंडियन टेक्नीशियंस के लिए ट्रेनिंग, रेगुलर सर्विसिंग, इंस्पेक्शंस और इसके साथ ही भारत में इंटरमीडिएट लेवल के कंपोनेंट रिपेयर्स और पीरियोडिक मेंटेनेंस इंस्पेक्शन फैसिलिटीज़ को स्थापित करना तो ये भी शामिल है। और चूंकि इसके तहत एक तरह की नई मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ भारत में ही बनेंगी तो ये लॉन्ग रन पर MS-60R हेलीकॉप्टर्स की कैपेबिलिटी बिल्डअप को सुनिश्चित करेगा और साथ ही यूएस गवर्नमेंट के ऊपर से निर्भरता को कम करेगा। और इस सपोर्ट पैकेज के साथ हेलीकॉप्टर्स और भी कुछ और घंटों तक ऑपरेशनल रह सकेंगे और उनकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस भी तेजी से हो सकेगी क्योंकि इसकी फैसिलिटीज़ भारत में ही बनेगी। और इन हेलीकॉप्टर्स के लिए अमेरिका के साथ ये 5 वर्षों की डील है, जो कि MS-60R हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट की ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी को इन्हेंस करेगी। बाकी अगर आपको MS-60R हेलीकॉप्टर के बारे में डिटेल में जानना है तो इस पर डेडिकेटेड वीडियोस हमने पहले बनाई हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्रालय जल्द ही ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुई S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की इन्वेंट्री को रिप्लेनिश करने के लिए रशियन फर्म रोसोबोरोन एक्सपोर्ट से S-400 की कम से कम 300 मिसाइल्स को खरीदने के लिए जल्द ही RFP जारी कर सकती है। इस खरीद की जो कीमत है वो 10,000 करोड़ रुपीस के आसपास रहेगी, जिसे फास्ट ट्रैक प्रोसेस के तहत किया जाएगा। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CCS और CNC यानी कि कॉस्ट नेगोशिएशन कमेटी तो इनसे क्लियरेंस मिलने के बाद इसी फाइनेंशियल ईयर में इस परचेस को फाइनल किए जाने की उम्मीद है, जबकि DAC ऑलरेडी इस खरीद के लिए AON को मंजूरी दे चुकी है। इसके अलावा इसी मामले पर हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक 5 एडिशनल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स के स्क्वाड्रन को खरीदने वाले प्रस्ताव के अलावा इंडियन आर्म फोर्सेस आर्म्ड और कामिकाज़ी ड्रोन्स के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए रशिया के पैंसर मिसाइल सिस्टम पर भी विचार कर रही है और इस पर निर्णय जल्द ही ले जाने की उम्मीद है। और वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत की ऑफिशियल विजिट पर रहेंगे। और जबकि रशियन राष्ट्रपति की भारत विजिट को लेकर आज शुक्रवार को ANI की नेशनल सिक्योरिटी समिट में अपने संबोधन में डिफेंस सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिंह की तरफ से कहा गया कि रशियन राष्ट्रपति की अपकमिंग विजिट के दौरान भारत सरकार रशिया के साथ और भी डीप डिफेंस कॉपरेशन को पुश करने की योजना बना रही है। और जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की डिलीवरी अभी तक नहीं हुई है तो उस पर भी रशिया से क्लैरिटी मांगी जाएगी और संभावित रूप से इसी दौरान एडिशनल S-400 यूनिट्स की खरीद के लिए डिस्कशन भी किया जा सकता है। हालांकि उनका यह भी कहना था कि इस एडिशनल S-400 यूनिट्स की डिस्कशन की जो औपचारिक घोषणा है तो उसकी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। कहने का मतलब यह कि डिस्कशन हो सकता है लेकिन उस डिस्कशन की कोई औपचारिक रूप से घोषणा शायद ना की जाए। और जहाँ तक हमें लगता है कि उसका कारण आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। लेकिन ये तय है कि रशियन राष्ट्रपति की अपकमिंग विजिट भारत और रशिया के डिफेंस और इकोनॉमिक टाइज को और भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ANI की नेशनल सिक्योरिटी समिट में HAL चीफ की तरफ से एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया गया है कैट्स वॉरियर प्रोग्राम को लेकर, जिसमें उन्होंने कहना था कि हम कैट्स वॉरियर को बना रहे हैं जो कि एक UCAV है और ये अगले वर्ष तक तैयार हो जाएगा और उम्मीद है कि 2027 तक इसकी पहली उड़ान देखने को मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो HAL है वो UHM यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, UHM का मतलब है यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मैरीटाइम, तो उस पर भी काम कर रहे हैं जो कि एक डेक बेस्ड वर्जन होगा और ऑब्वियसली इसे विशेष रूप से भारतीय नौसेना के लिए बनाया जा रहा है और इसी वर्ष से इसकी उड़ान शुरू होगी और 2 वर्षों के अंदर इसे डिलीवर किया जाएगा। बाकी जो कैट्स वॉरियर है वो HAL के मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम प्रोग्राम का हिस्सा है, यानी कि ये एक तरह से मैन्ड एयरक्राफ्ट के लिए विंगमैन की तरह काम करेगा। वैसे आपको बता दें कि HAL का जो पूरा कैट्स प्रोग्राम है जिसमें और भी अलग अलग चीज़ें हैं तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी डिफेंस स्क्वाड के चैनल पर उपलब्ध है, आप उसके माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अभी जो दुबई एयर शो के दौरान भारत का एक स्वदेशी फाइटर जेट तेजस दुर्घटनाग्रस्त हुआ था
तो इस क्रैश को लेकर एचएएल चीफ की तरफ से कहा गया है कि तेजस में कोई भी समस्या नहीं है, ये पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका जो सेफ्टी रिकॉर्ड है वो आज भी दुनिया में सबसे बेस्ट है। बाकी दुबई में जो हमने देखा वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन इस घटना का तेजस के भविष्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा और तेजस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत सारा एफर्ट डाला गया है और ये भारत के लिए गर्व का विषय है कि हमारे पास स्वदेशी तौर पर 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को लेटेस्ट कैपेबिलिटीज के साथ विकसित करने की क्षमता है। जबकि तेजस के एक्सपोर्ट को लेकर एचएएल चीफ का यह कहना था कि कंपनी इसके एक्सपोर्ट पर भी फोकस कर रही है और ग्लोबल प्लेयर बनने के प्रयासों में लगी हुई है। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर तेजस को लेकर केवल पाकिस्तानी हैंडल्स ही नहीं, जबकि टर्की के भी कुछ जाने माने सोशल मीडिया हैंडल हैं, तो वो भी तेजस को लेकर फेक न्यूज़ फैलाने में लगे हुए हैं। जैसे कि एक फेक न्यूज़ ये फैलाई जा रही है कि दुबई एयर शो में तेजस के क्रैश होने के बाद से आर्मेनिया जो भारत के साथ 12 तेजस फाइटर जेट्स की डील को लेकर निगोसिएशंस कर रहा था, तो उस निगोसिएशंस को उन्होंने रोक दिया है और ये डील एक तरह से रुक गई है। तो आपको स्पष्ट कर दें कि फेक न्यूज़ है और वो फेक न्यूज़ इसलिए है क्योंकि आर्मेनिया के साथ तेजस को लेकर नहीं बल्कि सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स की डील को लेकर निगोसिएशंस चल रहे हैं, जबकि तेजस को लेकर इजिप्ट और अर्जेंटीना के साथ डिस्कशन चल रहा था। बाकी कुछ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स के माध्यम से भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की AI की मदद से एडिट की गई वीडियो भी वायरल की जा रही है और इस फेक वीडियो के माध्यम से क्लेम किया जा रहा है कि देखिए आर्मी चीफ ने स्पष्ट किया है कि सोनम वांगचुक की कस्टोडियल डेथ हुई है। तो आपको स्पष्ट कर दें कि फेक वीडियो है, ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट नहीं आई है और इस तरह की फर्जी वीडियो से सावधान रहें। ANI की नेशनल सिक्योरिटी समिट में भारत के डिफेंस सेक्रेटरी ने मिलिट्री इक्विपमेंट की समय पर डिलीवरी ना होने वाले इश्यूज को भी डिस्कस किया था, जिस पर उन्होंने ओवर प्रॉमिस और अंडर डिलीवर वाले टेंडेंसी पर न केवल अपनी नाराजगी जताई बल्कि इसके साथ ही एक तरह से डिफेंस इंडस्ट्रीज को वार्न भी किया कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के करंट राउंड में हमने कुछ बहुत ही टफ स्टैंड लिया है, जिसके तहत अगर किसी मामले में डिलीवरी 1 साल के अंदर नहीं होती है तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को ही क्लोज कर देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि चाहे वो कोई भी कंपनी हो या कोई भी देश हो, अगर कॉन्ट्रैक्ट के 1 साल के अंदर डिलीवरी नहीं होती है तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को बंद कर देंगे। और डिफेंस सेक्रेटरी का यह भी कहना था कि हम आपके मुनाफे से प्रेरित प्रयासों में थोड़ी बहुत राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भी उम्मीद करते हैं। दरअसल सेना मुझे बता रही थी कि वे 5वीं और 6ठी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट खरीद के लिए खोजबीन कर रहे थे और ज़्यादातर लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा वादे किए और वे उस समय सीमा में उन्हें पूरा करने में नाकाम रहे। और डिफेंस सेक्रेटरी ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो सारा डिले है, जो देरी हो रही है, केवल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से नहीं है बल्कि ये फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से भी है। जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से S-400 की डिलीवरी में डिले हुआ, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही इसराइल की तरफ से भी ऑर्डर्स में डिले हुआ, जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन्स के साथ भी सप्लाई चेन इश्यूज थे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये सब कुछ केवल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स की वजह से नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा वादा करना और अंडर डिलीवर करना, तो ये जो टेंडेंसी है ये अभी भी है। और जैसे कि अभी कुछ ही दिनों पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से भी डिलीवरीज में जो डिले हो रहा है तो उस पर इसी तरह की कमेंट देखने को मिली थी। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख की तरफ से भी हमें ऐसी स्टेटमेंट देखने को मिल चुकी है। और इसी वजह से इन सभी इश्यूज़ को दूर करने के लिए इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट्स में नई प्रोसेस को इंप्लीमेंट किया जा रहा है ताकि डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 1 साल के अंदर पूरी हो। और बाकी डिफेंस सेक्रेटरी ने इस बात की उम्मीद जताई है कि समय के साथ इंपोर्ट को कम किया जाएगा और अगले 10 वर्षों के अंदर जो अधिकतर हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट होंगे वो स्वदेशी होंगे। बाकी अगले फिस्कल ईयर तक भारत के डिफेंस बजट में आपको 20% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 1 से 4 दिसंबर तक के लिए जो बे ऑफ बंगाल पर संभावित मिसाइल टेस्ट के लिए एरिया वार्निंग जारी की गई थी, जो कि 1695 किलोमीटर तक के लिए थी, तो अब इस एरिया को एक्सटेंड कर दिया गया है जो कि हो चुका है 3495 किलोमीटर्स। और बाकी एक तरफ जहां भारत अपनी किसी लंबी दूरी की मिसाइल के टेस्ट की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना की चौथी रिसर्च वेसल भी अब इंडियन ओशन रीजन के रास्ते पर निकल चुकी है और इस चौथी रिसर्च वेसल का नाम है लैनहाई 101, जो कि श्रीलंका की तरफ जा रही है। इसके अलावा एक अपडेट यह कि 26 से 28 नवंबर तक रशियन लैंड फोर्सेस के 4 मेंबर्स के एक डेलीगेशन ने इंडियन आर्मी के फॉर्मेशन को विजिट किया था और इस विजिट के दौरान इंटीग्रेटेड सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इस क्षेत्र में दोनों देशों की मिलिट्रीज ने अपनी अपनी एक्सपर्टीज को एक्सचेंज किया है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत ने एक मेजर पावर का स्टेटस अचीव किया है और इस इंडेक्स में यूएस और चाइना के बाद भारत तीसरी रैंक पर है। और लोवी इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2025 के एडिशन में भारत की इकोनॉमिक और मिलिट्री कैपेबिलिटीज दोनों ही महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ी है। और साथ में ये भी कहा गया कि भारत की जो इकोनॉमी है वो लगातार बहुत ही स्ट्रांगली ग्रो कर रही है और जबकि जियोपॉलिटिकल रेलिवेंस के मामले में इसने कुछ स्मॉल गेन्स भी अचीव किए हैं, स्पेशली इंटरनेशनल लेवरेज, कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी के मामले में। और भारत की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं तो वो भी पूरी स्थिरता के साथ इंप्रूव हो रही हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो एशिया पावर इंडेक्स है वो ये दर्शाता है कि किसी भी कंट्री के पास कितनी पावर है,
उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितनी है, मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है, उसका इन्फ्लुएंस कितना है, उसके रिसोर्सेज कितने हैं और अन्य सभी फैक्टर्स। और इस लेटेस्ट इंडेक्स में जो भारत को मेजर पावर का स्टेटस मिला है, तो ये भी दर्शाता है कि कैसे भारत के जो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। लेकिन इसे भारत के कुछ पावर गैप और लिमिटेशंस के बारे में बताया गया है, जैसे कि इसके मुताबिक जो भारत का इन्फ्लुएंस और डिप्लोमेटिक और डिफेंस नेटवर्क है वो अभी भी वीक है। हालांकि भारत की इकोनॉमी और मिलिट्री दोनों ही इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन डिप्लोमेसी, कल्चरल रीच, डिफेंस पार्टनरशिप्स, रीजन कनेक्टिविटी, तो इन सभी के मामले में जो भारत का इन्फ्लुएंस है तो उसमें सही तरीके से सुधार नहीं हुआ है। यानी कि कहने का मतलब ये कि भारत का सॉफ्ट पावर और नेटवर्क इन्फ्लुएंस जो है तो उसको इसमें भारत का वीक एरिया बताया गया है। हालांकि भारत की रैंकिंग 3rd आई है, लेकिन फिर भी चीन से कंपेयर करने के मामले में अभी भी एक बहुत बड़ा गैप है। और चूंकि इसमें पावर गैप को भी मेंशन किया गया है, तो इसका मतलब यह है कि भारत के जो रिसोर्सेज हैं तो अभी वो जिस तरह से यूज़ हो रहे हैं तो उससे भी कहीं ज़्यादा यूज़ होने का उन्हें पोटेंशियल बना हुआ है। कहने का मतलब यह कि भारत के रिसोर्सेज और भी ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं, जिसका इस्तेमाल होना भी बाकी है। तो सीधे सीधे कहा जाए तो यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि भारत को करनी है और भारत निश्चित रूप से इस पर लगातार काम कर भी रहा है, चाहे डिप्लोमेटिक टाइज को मजबूत करना हो, डिफेंस नेटवर्क को मजबूत करना हो या अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाना हो। और अभी आप कमेंट सेक्शन में ये मत पूछना कि पाकिस्तान का स्टेटस क्या है। अगर कुछ पूछना ही है तो ये पूछो कि पाकिस्तान की एक्सपायरी डेट क्या है, जो कि हिसाब से उनकी हरकतें चल रही हैं वो जल्दी दिख रही है। चलिए बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन ऑपरेशन पवन के दौरान 1988 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही गिरीशपाल वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2008 के मुंबई हमलों के दौरान ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और हवलदार गजेंद्र सिंह बिस्ट ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और हमारे दोनों वीरों को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2022 में जम्मू में एक मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान कैप्टन निदेश सिंह यादव ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि MIRV कैपेबल सिस्टम के साथ आने वाली भारत की पहली मिसाइल कौन सी है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।